So guys, there are two types of properties which you're going to study. दो टाइप के प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बहुत प्रॉपरली एंड बहुत डिटेल में, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला वाला जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा वाला जो है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज। Very first one is mechanical properties. The second one is thermal properties. Okay. Now, when I say mechanical properties, it deals with body ka strength. It deals with how body behaves under force, how it behaves under deformation. It behaves. Its behavior is studied. Mechanical, physical properties is studied. But when I say thermal properties, it is related to heat, temperature. So this is your chapter number 6 and this is, I guess, your chapter number 7. So we are starting with chapter number 6, mechanical properties. तो सबसे पहले इसमें जो हम स्टडी करेंगे, it is about bodies. करेंगे कि कितने टाइप के बॉडीज होते हैं इस दुनिया में। तो सबसे पहले when we say bodies, सबसे पहले जो इसका क्लासिफिकेशन है, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड एज बॉडी। तो बॉडी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिजिड और एक होते हैं नॉन रिजिड। ओके, वन इज रिजिड, द अदर वन इज नॉन रिजिड। रिजिड मतलब तुमने लगाया फोर्स बट उधर पे डिफॉर्मेशन नहीं होएगा। रिजिड मतलब तुमने लगाया फोर्स बट वहां पे डिफॉर्मेशन नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारे बाजू में दीवार है, तुमने दीवार को फोर्स लगाया, ठीक है, बहुत फोर्स लगाया, बहुत जबरदस्त फोर्स लगाया, कुछ हुआ नहीं, कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या, दीवार एक रिजिड बॉडी है, समझ में, दीवार एक रिजिड बॉडी है। लेकिन अभी अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, फ्रूटी का बॉक्स है, तुमने अगर इसको फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या इसका शेप, साइज, डायमेंशन चेंज हुआ? यस हुआ ना, गेटिंग इट? मतलब ये नॉन रिजिड है। मतलब क्या रे, मतलब क्या, ऐसा चीज, एक ऐसा पर्टिकुलर बॉडी जिसको फोर्स लगाओ वो अपना शेप, साइज एंड डायमेंशन बदली कर देता है, उसको नॉन रिजिड बोलेंगे, एंड जो नहीं करता उसको बोलेंगे कि तू रिजिड है। समझा? ठीक है। अब इस दुनिया में परफेक्टली रिजिड एंड परफेक्टली नॉन रिजिड ऐसा कुछ होता नहीं है रे, गेटिंग इट? परफेक्टली तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर एक को उसके टक्कर का फोर्स दो तो वो खत्म होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये दीवार को तुमने हाथ से मारा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर एक बुलडोजर को लाके मारा तो होना ही होना है ना, जरूर कुछ ना कुछ होना ही होना है, गेटिंग इट? तो ऐसे ही है। तो दुनिया में सब कुछ ऐसा परफेक्टली नहीं होता, बट इट इज वेरी क्लोज टू परफेक्शन। इफ यू टॉक अबाउट डायमंड्स, so yes, diamonds are very rigid, they're too hard, they're like too tough. तो रिजिड बॉडीज में सबसे परफेक्टली रिजिड बॉडीज में डायमंड्स आ जाता है, यानी टंगस्टन वगैरह सब आ जाते हैं उसमें, बहुत इजीली आ जाते हैं। देन नॉन रिजिड जो बॉडीज है, नॉन रिजिड बॉडीज के दो प्रकार है, करेंगे दो प्रकार है। एक है इलास्टिक बॉडीज और एक है इनइलास्टिक बोलो, या इनइलास्टिक को प्लास्टिक बोलो, करेंगे। ये नॉन रिजिड के दो टाइप्स है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। ओके, अब व्हेन आई से इलास्टिक बॉडी, व्हाट डू वी मीन? इलास्टिक बॉडी मतलब तुमने उसको फोर्स दिया, वो डिफॉर्म होएगा, वो गारंटीड डिफॉर्म होएगा फॉर श्योर। लेकिन द मोमेंट तुमने फोर्स छोड़ा, द मोमेंट तुमने फोर्स छोड़ा, it would again regain its complete original size, dimension and shape. For example, rubber band, getting it?
जो तुम बाल वगैरह में रबर वगैरह बाल बांधने के लिए जो रबर यूज करते हो, गेटिंग इट, तुम उसको खींचते हो तो डिफॉर्म हो जाता है, छोड़ते हो वापस से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। बट इफ यू टॉक अबाउट च्युइंगम, ठीक है, च्युइंगम चबा रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये हरकत सबने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में की है, ठीक है, च्युइंगम खा रहे, च्युइंगम खा रहे, बोर हो रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसका बुलबुला बनाया, तोड़ दिया, कुछ नहीं हो रहा है, ओके। अब वो च्युइंगम को दोनों तरफ के फंसाता है और ऐसे खींचता है और छोड़ता है, गेटिंग इट? तो वो च्युइंगम जो है थोड़ा रिट्रेस करता है रे, गेटिंग इट? वो च्युइंगम जो है ना थोड़ा रिट्रेस करता है, लेकिन कंप्लीटली रिट्रेस करता है क्या? वापस आता है क्या वो? नहीं। अगर तू ऐसा तेरे दांतों के बीच में रबर बांध के ऐसा खींच के छोड़ना, गेटिंग इट, छोड़ के देखना खाली तो सट करके आके लगेगा, सटाक करके, समझा? ये इलास्टिक बॉडी की पहचान है। लेकिन तो ऐसा खींच के छोड़ा वो च्युइंगम को तो च्युइंगम उधर ही गिरता है नीचे, गेटिंग इट? वो रिट्रेस नहीं करता, क्यों? इट इज नॉट अ इलास्टिक बॉडी, इट इज इनइलास्टिक, इट इज अ प्लास्टिक बॉडी, समझे? तो ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है गाइस, जो आपको याद रखना है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग फिलहाल इतने सारे बॉडीज में से एक बॉडी को ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड वो हमारा बॉडी है इलास्टिक बॉडी, गेटिंग इट? वी आर गोइंग टू स्टडी everything about elastic body. Okay, so let me start with some properties जो हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? चलो, the very first property which I'm going to talk today is about stress, ठीक है? अभी तुम बोलोगे अरे ये तो बहुत सुना सुना सा लग रहा है टर्म, गेटिंग इट? ये काफी सुना सुना लग रहा है सर, ये स्ट्रेस, क्या ये वही स्ट्रेस है जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हमारे अल्फाजों में यूज करते हैं? हाँ जी, ये वही स्ट्रेस है, ये वही चीज है भाई साहब, दिस इज द सेम थिंग। स्ट्रेस को फिजिक्स में अगर हम डिफाइन करने जाएं कि व्हाट इज द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है, इट इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, या अप्लाइड फोर्स की जगह पे वी कैन यूज द वर्ड restoring force per unit area. Okay, now if I take an example to explain, so यहाँ पे ये ऐसे सपोज रबर बैंड है, ठीक है, एक रबर बैंड है ये रबर बैंड को मैंने ऐसे यहां से खींचा, ठीक है, ऐसे खींचा मैंने, तो ये हो गया मेरा फोर्स, ठीक है। बट ये रबर बैंड वापस से अंदर जाने के लिए अपने अंदर एक न्यूटन का तीसरा लॉ ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन पैदा करने के लिए यहाँ पे एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, IRF, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करता है। दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, getting it, this internal restoring force upon area, okay, this internal restoring force upon area is nothing but called as stress। अगर आप देखेंगे तो इसका SI यूनिट क्या आएगा, इसका SI यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है रे? व्हाट इज फोर्स का यूनिट? न्यूटन। व्हाट इज एरिया का यूनिट? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन जाता है, SI यूनिट। अब बच्चा थोड़ी देर पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, सडनली उसको पेटता है बच्चे को, बच्चे को सडनली पेटता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ये किसका तो फॉर्मूला है, किसका तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? फोर्स पर यूनिट एरिया किसका फॉर्मूला है, बताइए? ए बोलो भाई,
फोर्स अपॉन एरिया कभी देखा नहीं तुमने किधर पहले? पास्कल लाइक प्रेशर का। हाँ प्रेशर। हाँ, खाली दो बच्चे, चारुदत्त पाटिल, साक्षी पवार, और कौन बीच में चिल्लाया था? एक तीसरा कोई तो था, एक और धनराज। हाँ, बस 3 लोग को ही मालूम है कि सर ये प्रेशर का फॉर्मूला। बाकी लोग सिर्फ प्रेशर में बैठे, क्या कौन है सर पूछ रहे, मतलब पहले पढ़ा है इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, बाकी लोग को अंदाजा ही नहीं है ना। क्या बोलती ध्रुविका? नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ? देखो माइक म्यूट था मेरा। और तुम अनम्यूट जैसा अभी किया वैसे करने का ना तभी। माइक म्यूट का मतलब क्या? तभी तभी मतलब जब मैं सवाल पूछा तभी अनम्यूट नहीं हो रहा था क्या माइक? नहीं, स्पेस बार में प्रेस कर रही थी, वो नहीं हो रहा था सर। अरे रे, फिर अलर्ट ए दबाया तो हो गया। अलर्ट अलर्ट नहीं है वो। अलर्ट अलर्ट क्या होता है? नया नया वो शब्द बना रहे क्या? ठीक है, माउस लेके जाके करने का ना। फिर काय देविका मॅडम, कधी कधी सांगणार तुम्ही प्रेशर आहे म्हणून? सर मी म्हणणार होते पण काय झालं ना सर, मी इथे बसले, माझे वायफाय सडनली स्लो झालं, तेव्हा तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारता तेव्हा स्लो होऊन जातं माझं वायफाय ना. मला नव्हतं आठवत. मला नव्हतं आठवत. अभ्यास करा आठवण्यासाठी. इधर प्रेशर है, ये प्रेशर, दिस इज स्टैंडिंग फॉर प्रेशर. प्रेशर का जब हमने पढ़ाई किया था गाइस, तो प्रेशर भी यहाँ पे यही फॉर्मूला रखता है, फोर्स अपॉन एरिया. ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, अभी भले इसका यूनिट सेम है, भले इसका डायमेंशन भी सेम आएगा, ऑब्वियसली जो प्रेशर का डायमेंशन है वही इसका भी डायमेंशन बनेगा ना, डायमेंशन भी सेम ही आने वाला है. बट ये दोनों क्वांटिटी सेम है क्या रे? नहीं. भले उसका यूनिट सेम है, भले उसका डायमेंशन सेम है, भले उसका फॉर्मूला सेम है, बट वो दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है. फिर दोनों में क्या फर्क है? सवाल ये उठता है कि सर फिर दोनों में क्या फर्क है? तो भाई साहब फर्क ये है कि प्रेशर इट्स एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेना. इंस्टेंटेनियस मतलब फटाक से होएगा, फटाक से लगाया फोर्स आएगा प्रेशर. गेटिंग इट? बट stress is not an instantaneous phenomena. Stress takes time to induce in that particular cross sectional area. तुम बोलोगे अरे सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है. Let me give you an example. Let me simply give you an example. अभी तुम्हारे आसपास कोई अगर वजनदार चीज है, बहुत जबरदस्त वजनदार चीज है अगर तुम्हारे आसपास, तो तुम उसको ऐसे उठाओ, ठीक है. अभी अभी करने का जरूरत नहीं है, बाद में भी करके देख सकते हैं तुम, ठीक है. अभी सपोज मेरे आसपास एक बहुत वजनदार चीज है, मैंने उसको उठाया, ठीक है, ऐसे मैंने उसको उठाया, ऐसे मेरा हाथ एकदम स्ट्रेट रखा, मैंने हाथ ऐसे मेरा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रखा हाथ, और ये मेरा हाथ का एरिया है ना, एरिया के ऊपर मैंने ऐसे ये बॉटल रखा. ओके, नाउ what do we sense और what do we understand from here? ये इधर से क्या समझ में आता है हमको ये समझ में आता है कि भाई ये जो मेरा एरिया है, एकदम स्ट्रेट रखा एरिया, उसके ऊपर मैंने ये बॉटल रखा, बॉटल को है mg वजन, ड्यू टू दैट mg वजन इट वुड बी क्रिएटिंग फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, जैसे मैंने पकड़ा, मेरे को हाथ में कुछ महसूस हुआ, ठीक है, मेरे क्रॉस सेक्शन एरिया में मुझे कुछ महसूस हुआ, वो महसूस मेरा प्रेशर है, प्रेशर, दैट इज माय प्रेशर. ओके, नाउ गाइस, अगर मैं ऐसे कंटिन्यूअसली पकड़ के रखूं 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पकड़ के रखूं, तो मेरे को मेरे मसल्स के अंदर कुछ ना कुछ होना शुरू होता है. समझ रहे हैं? ऐसा मेरे को ना सडनली सा थोड़ा थर 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 ऐसा हाथ कांपने को लगता है. गेटिंग इट? तो ये क्या था? दिस वाज स्ट्रेस. समझ में आया? दिस इज नथिंग बट स्ट्रेस. फर्क समझ में आया सबको? पक्का? कि प्रेशर फटाक से आता है, लेकिन स्ट्रेस धीरे धीरे करके आता है. नोट कर लेंगे इस चीज को. चलो, अभी ऑब्वियसली आई गेस प्रेशर के बारे में याद आ गया, तो अभी आपको याद रहेगा कि न्यूटन पर मीटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पास्कल करके कहते हैं. ओके, और डायमेंशन किसी को याद है? L-1 T-, क्या 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 क्या? L-1 T-2, M1 L1
T minus 2. ठीक है. Please note it down, guys. This is everything about stress you should know right now. Now we are moving towards the next term. The next term is strain. Okay. जो हमारा अगला term है वो है strain. Now when I say strain, ये भी काफी सुना सुना लगता है. हाँ जी, ये है, ठीक है. और ये एक बहुत ही प्लेन सा चीज है. Strain is nothing but the ratio. It is the ratio of change in dimension or dimension to the original dimension. Getting it? It is nothing but the ratio of change in dimension to the original dimension. मतलब क्या? कोई भी dimension हो, may that be length, may that be area, may that be volume, may that be shape or anything like that. It's the ratio of the change to the original. For example, if I want to note down the formula, then I would write strain is nothing but is equals to change in dimension upon original dimension. Okay, so this is how it looks like. Strain is equals to change in dimension upon original dimension. Now just because it is going to be ratio of same quantities, change in length upon original length, change in area upon original area, change in volume upon original volume, change in shape upon original shape, just because it is going to be ratio of two same quantities, this one is unitless and dimensionless. Getting it? This one is always going to be unitless and dimensionless parameter. ये याद रखिएगा. Not only strain, strain के सभी प्रकार के प्रकार. Getting it? Dimensionless and unitless रहेंगे. जैसे कि stress का तुमने देखा, stress का क्या था ऐसा unit? What was stress का ऐसा unit? Newton per meter square. Getting it? जिस तरीके से stress का Newton per meter square, stress के जितने भी प्रकार रहेंगे, जितने भी प्रकार, हर प्रकार, getting it? स्ट्रेस का हर प्रकार बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूनिट रखेगा. एंड जो चीज यूनिटलेस होता है वो चीज डायमेंशनलेस भी होता है. तो ये आपको याद रखने में दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. गेटिंग इट? तो बेसिकली बच्चा पूछता है कि सर स्ट्रेस देने पे स्ट्रेन आता है कि स्ट्रेन देने पे स्ट्रेस आता है. तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि स्ट्रेन देने पे स्ट्रेस आता है. अभी फॉर एग्जांपल तुम एक रबर बैंड का डायमेंशन चेंज कर रहे हो. गेटिंग इट? इफ यू चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ अ रबर बैंड, तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है. अगर तुमने डायमेंशन ही चेंज नहीं किया तो कुछ नहीं होएगा. गेटिंग इट? इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम. समझा? वो अच्छा खासा अपने जिंदगी के इक्विलिब्रियम में रहेगा, गुजर जाएगा इक्विलिब्रियम में रह के. तो दैट इज द मेन पॉइंट आई वांटेड टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू. समझा कि स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेस बाद में आता है. अभी फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, आप जिम जाते हो, ठीक है, डंबल उठाते हो, ठीक है, आपने एक अच्छा खासा हैवी डंबल उठाया, ठीक है, और वो डंबल लेके तुम आर्म्स मार रहे हो, ठीक है, तुम बाइसेप्स मार रहे हो. अब क्या हुआ? तुमने वजन उठाया, मतलब तुमने फोर्स उठाया एरिया में, मतलब तुमने क्या किया? एक पर्टिकुलर मसल को चैलेंज किया. तो जब तुम उसको नीचे छोड़ते हो तो तुम्हारा जो मसल है वो स्ट्रेच होता है. गेटिंग इट? योर मसल्स गेट स्ट्रेच्ड. मसल स्ट्रेच हुआ मतलब क्या हुआ? उसका डायमेंशन चेंज हुआ, मतलब स्ट्रेन किया तूने तेरे मसल को, तब जाके उसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस हुआ. समझा? एंड जब वो उसके ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर चला जाता है, तेरा मसल टियर हो जाता है. समझ में आया? इसलिए जब तुम जिम करते हो तो तुम लोग को वो लोग बोलते हैं कि अरे यू हैव अ डाइट विच इज रिच इन प्रोटीन्स, यू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स. बच्चा पूछता है क्यों? बिकॉज उसका जवाब बचपन में छुपा है, उसके स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में उसका आंसर छुपा है कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडीज. तुम्हारा जो मसल टियर हो गया, जो तुम्हारा मसल्स रप्चर हो गया, प्रोटीन्स जाके उसको बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे. एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड द मसल. इट्स एवरीथिंग फिजिक्स व्हिच इज वर्किंग आउट everywhere in your body. So just keep these two parameters very important, huh? Stress and strain. Note it down.
जितने टाइप्स के स्ट्रेस हैं एग्जैक्टली उतने ही टाइप्स के स्ट्रेन भी है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. ये आप जरा आपके मस्तिष्क में स्ट्रॉन्ग तरीके से बिठाओ, स्ट्रॉन्ग तरीके से, हल्का फुल्का नहीं, स्ट्रॉन्ग तरीके से बिठाना कि देयर आर 3 टाइप का स्ट्रेस एंड 3 टाइप का स्ट्रेन. 3 टाइप का स्ट्रेस, 3 टाइप का स्ट्रेन. कौन सा 3 टाइप का स्ट्रेस है? लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन. The name of the stress is longitudinal or tensile stress. सबको स्क्रीन दिख रहा है? क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन सबको? हाय ना बोलो, हाय ना बोलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, longitudinal or tensile stress. Now I'm drawing a diagram here. ठीक है, ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट. हाँ, ये रिजिड सपोर्ट से मैंने एक वायर को ऐसे टंगाया, सिलेंड्रिकल वायर को टंगाया मैंने, सिलेंड्रिकल वायर. अब ये जो वायर है जो इधर टंगा हुआ है इस तरीके से, ये वायर का ओरिजिनल लेंथ था. इस वायर का ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है. इस वायर को मैंने थोड़ा वेट दिया. वेट समझते हो ना? ठीक है, वजन, वेट दिया mg. तो वेट देने के कारण क्या हुआ, ये जो वायर है ये वायर थोड़ा एक्सटेंड हो गया. रे एक्सटेंड समझते हैं ना? एक्सपांड हो गया, एक्सपांड. ठीक है, कितने से एक्सपांड हुआ? तो कुछ तो ऐसे इतने से ये एक्सपांड हो गया. ओके, तो ये जो मेरा वजन जो पहले इधर लटक रहा था, ठीक है, वो वजन अब लटक के आ रहा है इधर पे. गेटिंग इट? एंड मजाक में जो मेरा वायर का लेंथ था वो हो चुका है बड़ा. ठीक है, कितने से बड़ा हो चुका है? तो वो हो चुका है स्मॉल एल से बड़ा हो चुका है. गेटिंग इट? ये इधर मेरा कैपिटल एल है, इधर मेरा स्मॉल एल है. ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली ओरिजिनल लेंथ है और ये मेरा इलोंगेशन है और चेंज इन लेंथ है. अभी मुझे बताओ गाइस, सिलिंड्रिकल वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे रहेगा? अगर एक वायर सिलिंड्रिकल है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे रहेगा? बताओ, फटाक से बताओ कैसे रहेगा? अनम्यूट करके बताने का, अनम्यूट करके, टाइप वाइप नहीं करने का, अनम्यूट करके बताओ. किधर गए सब लोग? सोए क्या? ओम किधर गया? ओम किधर है? पारस वगैरह. सिलेंड्रिकल वायर को क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा रहता है? अरे क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वो वायर को कट करेगा तो कौन सा एरिया कट होएगा? कैसा एरिया कट होएगा? मारो भैया, मारो, मुझे मारो भैया, इनको फिजिक्स पढ़ा रहे, मुझे मारो. ये कैसा बॉटल कैसा है? बॉटल सिलेंड्रिकल है. बॉटल समझता है? दिखता है बॉटल? दिखता है तुमको इधर? दिखता है क्या रे? दिखता है क्या? बॉटल दिख रहा है क्या? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी ये बॉटल का ये लेंथ है. ठीक है, ये बॉटल का लेंथ है. ठीक है, अभी मैंने लिया एक चाकू लिया. चाकू से मैंने लेंथ को परपेंडिकुलर कट किया, लेंथ को ऐसे 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 परपेंडिकुलर कट किया. तो कौन सा एरिया कट हुआ? ये कैसा एरिया है? कौन सा एरिया है? Surface area. अरे ये जो एरिया कट हुआ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है. अभी मेरा सवाल ये है कि ये एरिया कौन से शेप का है? Circle. सर्कुलर. तो अगर मैंने सिलेंड्रिकल बॉटल के जगह पे अगर मैंने लिया एक सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल इफ आई टेक सिलेंड्रिकल वायर, और अगर वो सिलेंड्रिकल वायर को मैंने कट किया, उसके सरफेस को, उसके मैंने लेंथ को परपेंडिकुलर कट किया, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन से शेप का रहेगा?
सर्कल। कौन से शेप करेगा? सर्कल। ठीक है, तो अभी इधर पे जो मैंने पूछा था उसका जवाब सर्कल क्यों रहेगा, समझ में आया? तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है, बोलने में मजा आता है बहुत, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है, लिखने को कंटा लाता है लेकिन, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहेगा रे? जो हर स्ट्रेस का फॉर्मूला था वही इसका भी फॉर्मूला रहने वाला है, इसका कुछ ऐसा नया अलग से निकल के आने वाला नहीं है। ठीक है, क्या था उसका फॉर्मूला? साधारण स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से आ रहे रे? ये पूरे वायर पे फोर्स किसकी वजह से आ रहे? वेट एक्ट कर रहा है, वो जो वेट एक्ट कर रहा है उसकी वजह से आ रहे, मतलब फोर्स माने F अपॉन एरिया जो है, तो ये फोर्स यहाँ पे mg के वजह से आ रहे, mg के वजह से। ओके, एंड गाइस एरिया, एरिया गाइस सर्कल का एरिया कैसे होता है? पाई स्क्वायर। Pi r square. If smaller is the radius of that particular wire, then pi r square is the longitudinal stress. Getting it? Pi r square is the longitudinal stress ka area. So basically mg upon pi r square is nothing but longitudinal stress. Okay, clear? समझ में आया सबको? पक्का पक्का? अब यूनिट तो सेम ही रहेगा ना भैया, यूनिट वगैरह तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, एंड मैंने तुमको बोला जितने प्रकार का स्ट्रेस उतने प्रकार का स्ट्रेन। तो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन is also called longitudinal or tensile strain. Okay, so basically longitudinal strain का क्या फॉर्मूला होएगा? तो क्या था रे, फॉर्मूला क्या था? चेंज इन और डायमेंशन अपॉन अभी इधर कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? यहाँ पे कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? लेंथ चेंज हो रहा है, तो इट वुड बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझा? पक्का? हाँ, चेंज इन लेंथ। ए वही भाई, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब कौन सा है रे? कौन है इधर? चेंज इन लेंथ स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ मतलब कैपिटल एल। समझा? समझा? सबको समझा? पहला टाइप का स्ट्रेस, पहला टाइप का स्ट्रेन सबको समझ में आ गया क्या है? ठीक है, यस डायग्राम क्लियर है? सबको समझ में आएगा? ढंग से लिखने को आएगा? हाँ, स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन। काफी बार ऐसा सवाल उठता है बच्चे के मन में कि सर इज इट ओनली टेंसाइल और इज इट नॉट वैलिड फॉर कंप्रेसिव? भाई ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलो, टेंसाइल बोलो, कंप्रेसिव बोलो, एक ही बात है। गेटिंग इट? ये सब एक ही चीज है। ठीक है, नाम अलग अलग है, सबके फॉर्मूला सेम ही रहने वाले हैं। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, अभी वॉल्यूम स्ट्रेस का जो डायग्राम मैं बनाना चाहूंगा, ये फुगा देगा क्या रे? फुगा, हैव यू एवर सीन अ बलून? ठीक है, तो बलून का इनिशियली एक ऐसा वॉल्यूम होता है, लेट्स से कुछ ओरिजिनल वॉल्यूम है बलून का। फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा हवा भरा, और बलून के अंदर मैंने थोड़ा सा हवा भरा, इसी मेरे को मजा आ रहा है तो मैंने और हवा भरा। तो और हवा भरने के कारण क्या हो गया, वो बलून का जो पहले का जो शेप था, बलून उससे थोड़ा और जो है फूल गया, थोड़ा और फूक गया। तो कितना कितना वॉल्यूम बदली हुआ उसके अंदर? लेट्स से कुछ तो डीवी वॉल्यूम एडिशनल उसके अंदर, छोटा सा डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग, एक छोटा सा डेरिवेटेड पार्ट डीवी वॉल्यूम उसके अंदर बढ़ गया। ठीक है, तो ये V में एक छोटा सा डीवी बढ़ा और बलून ने अपना एक नया शेप ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पे ये जो चीज है बलून, इसके अंदर जब मैं हवा का फोर्स दे रहा हूं तो वो उसका लेंथ नहीं बदली कर रहा है, वो उसका वॉल्यूम बदली कर रहा है यहाँ पे। तो उसके अंदर जो स्ट्रेस आएगा उसको मैं वॉल्यूम स्ट्रेस बोलूंगा, एंड उसके अंदर जो स्ट्रेन आएगा उस स्ट्रेन को मैं
वॉल्यूम स्ट्रेन करके नाम दूंगा। ओके, समझा ना? वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन। नाउ व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? भाई फॉर्मूला तो यहाँ पे कुछ खास अलग हो नहीं रहा है, ठीक है। जब हम बात करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस की, तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या रहेगा यहाँ पे? कोई फोर्स अपॉन एरिया। अभी यहाँ पे फोर्स एक साथ तुमने देखो तो फुगे में एक साथ हवा भरता है क्या रे? एक साथ हवा भरता है क्या फुगे में? ऐसा कभी हुआ एक साथ हवा भर गया? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, तुम धीरे धीरे ब्लो करते हो, तो जो फोर्स जाता है वो एक कांस्टेंट फोर्स के साथ में जाता है हवा का। एरिया भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो इट इज df अपॉन da। तो df अपॉन da इज नथिंग बट एक्टिंग लाइक प्रेशर, dp, getting it, is acting in the now in the form of pressure। तो बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट dp, इट्स नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर। जो फुगे के अंदर चेंज इन प्रेशर हुआ वही है। एंड नॉट ओनली फुगा, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ टायर आल्सो, गेटिंग इट, कि टायर पहले हवा नहीं था, तुमने हवा भरा, टायर फूक गया। तो अभी जो टायर्स हैं अंदर हवा होने की वजह से टायर, तुम देखोगे जब तुम पकड़ते हो तो तुमको कुछ ऐसा महसूस होता है, गेटिंग इट। तो वो टायर तुम्हारा हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहता है। उस स्ट्रेस का नाम क्या रहेगा? वॉल्यूम स्ट्रेस रहेगा। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। डायमेंशन क्या रहेगा? L-1 m1 t2, ठीक है। T-2 would be the dimension for stress। ऑन द अदर हैंड स्ट्रेन का क्या हालचाल? तो भाई साहब स्ट्रेन जो है हमारे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन। मतलब इट इज चेंज, कौन सा डायमेंशन बदली हो रहा है गाइस? यहाँ पे कौन सा डायमेंशन बदली हो रहा है? कौन सा एस्पेक्ट चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये चेंज इन डायमेंशन पे क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाँ, change in volume. Guys, what is change in volume? It is dV. Original volume is V. Okay, so volumetric strain का formula is dV by V. समझ गए? पक्का? वॉल्यूम स्ट्रेस एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, फटाफट दिमाग में जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको। बढ़ो आगे। थर्ड, तीसरा टाइप का स्ट्रेस का नाम है शियरिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, और स्ट्रेन में उसका नाम हो जाएगा shearing strain or shear strain। Now if I take an example, let's say I have taken an example of cube। let's say मैंने cube का example लिया है। I would try to draw the cube। okay, तो यहाँ पे जो cube दिख रहा है गाइस आपको, अभी क्यूब बोलो या पैरेललो पाइप बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए बना रहा हूँ ये चीज में। अभी ये क्यूब को मैंने फिक्स किया है, फिक्स, नीचे से इसको मैंने चिपका दिया, फिक्स कर दिया, तो ये क्यूब अभी क्या होएगा? अपना जगह छोड़ेगा नहीं, बट ऊपर का जो पोजीशन है उसको मैंने खुला छोड़ा है। गेटिंग? आप देखेंगे मैंने उसको ऐसे रूम दिया है जाने के लिए, आने जाने के लिए, उसको एक ऐसा हाइट देके रखा है। तो ये जो हाइट है क्यूब का, लेट मी कॉल इट h, ठीक है। अभी मैंने क्या किया? मैंने इस क्यूब को फोर्स दिया, गेटिंग? एक जबरदस्त टेंजेंशियल, मैंने इसको एक फोर्स दिया है, इसे टेंजेंशियल फोर्स। हाँ, द फोर्स इज टेंजेंशियल, ft स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल फोर्स। तो ऐसे टेंजेंशियल फोर्स देने की वजह से क्या हुआ? अभी जैसे कि तुम इमेजिन कर सकते हो, ऐसे क्यूब है, तुमने उसको लात मारा, ठीक है, तो उसका ऊपर का जो सरफेस जो उसका ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे। तो ये जो है यहाँ पे, ये शिफ्ट होके, गेटिंग इट, इस तरीके से ये ऐसे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, गेटिंग इट। ये जो मेरा क्यूब जो पहले ऐसे था, गेटिंग इट, वो क्यूब अब कुछ ऐसे लैटरली डिस्प्लेस हो चुका है, गेटिंग इट। इस तरीके से वो लैटरली क्यूब मेरा, इमेजिन हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? हाँ या ना बोलो, इमेजिन हो पा रहा है? गेटिंग इट। तो जो मेरा क्यूब ऐसे था, वो मेरा क्यूब अब कुछ ऐसे हो गया है, गेटिंग इट। तो ये क्यूब जो मेरा पहले जैसा था,
उसमें जो ये बदलाव आया है वो बदलाव कितना आया है, तो उसको मैंने देखा, रेफरेंस से मेजर किया, तो मैं देखूंगा यहाँ पे थीटा एंगल से वो डिस्प्लेस हुआ है रे मेरा क्यूब, ठीक है। एंड ऊपर कितना सरका है, ऊपर कुछ एक्स डिस्टेंस से सरका है। तो स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस तो वही रहने वाला है, स्ट्रेस का तो फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, गेटिंग इट। शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो भाई साहब शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया रहने वाला है यहाँ पे, गेटिंग इट। साधारण फोर्स नहीं रहेगा, द फोर्स नाउ वुड बी टेंजेंशियल, okay, so shear stress is tangential force upon area, SI unit Newton per meter square, dimension same as that of the earlier ones, but shear strain का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा अलग है, getting it, shear strain का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा अलग है गाइस, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। shear strain का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, it is the basically lateral displacement upon distance from fixed layer, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, ठीक है। अभी गाइस ध्यान से देखो ना जरा, ध्यान से, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितने से डिस्प्लेस हुआ है वो, एक्स से डिस्प्लेस हुआ है वो, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसका, हाइट ही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला x अपॉन h हो गया। अब अब गाइस यहाँ पे अगर हम गौर फरमाए, गाइस इस चीज में अगर हम गौर फरमाए, ठीक है, x अपॉन h वाला ये जो पार्ट है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इधर एक ट्राइंगल सा नजर आएगा आपको यहाँ पे, इफ यू सी, मैं हाईलाइट करा के देता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला, कैन यू सी ये ट्राइंगल हियर, इस ट्राइंगल में इसको अगर मैं अलग बनाऊं यहाँ पे, ये थीटा है, ऊपर वाला x है, ये वाला हाइट उसका h है, इफ आई टेक tan थीटा क्या मिलेगा मुझे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज x बाई h मिलेगा, गेटिंग इट, मतलब क्या, जिधर पे x बाई h है वहां पे मैं क्या लिख सकता है, tan थीटा लिख सकता हूँ, गेटिंग इट। तो बेसिकली shear strain is nothing but tan of theta, but if this theta is very small, getting it, then tan theta would be approximately equals to theta, बराबर ना। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल अगर बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, बहुत छोटा रहेगा, तो tan of theta would be nothing but always equals to theta only। तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा मेरा उसमें फिर, this is nothing but shear strain is also equals to theta, ठीक है। तो बेसिकली कितने फॉर्मूले है भाई साहब, फॉर्मूलेस कितने हो गए टोटल, 3 फॉर्मूलेस हो गए ना, ठीक है। पहला x बाय h, दूसरा tan थीटा, तीसरा ओनली थीटा, ठीक है। सबके सब कंडीशनल फॉर्मूलेस हैं, आई होप याद रख पाएंगे आप लोग अच्छे तरीके से। प्लीज नोट डाउन, यहाँ पे हमारे 3 टाइप के स्ट्रेस और 3 टाइप के स्ट्रेन समाप्त होते हुए, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए तो बढ़ते हैं अभी थोड़ा आगे, और आगे का जो हमारा लॉ है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत फेमस लॉ तो है ही वो, अनडाउटेडली इट इज वेरी फेमस फॉर श्योर, बट फेमस होने के साथ साथ बहुत इजी भी है वो, ठीक है, बहुत अच्छे से याद भी रहता है हमें। चलो लेट मी गिव द हेडिंग, द लॉज नेम इज हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया लॉ, हुक्स लॉ। नाउ क्या होता है रे हुक्स लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है, कैसे करते हैं हुक्स लॉ का यूज, क्या होता है हुक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हुक, ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट विद वायर and he came up with some conclusion, and that conclusion is nothing but the law. According to Hooke, according to Robert Hooke, stress is directly proportional. Stress is directly proportional to the velocity of the wire.
to strain, but only within elastic limit. Getting it? Only within elastic limit. Means what? स्ट्रेस जो है आपका ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के साथ में, हमेशा। ये लॉ है, गेटिंग इट? ये हुक्स का लॉ है। बट कंडीशन क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी फॉर एग्जांपल तुमने एक स्प्रिंग को खींचा, छोड़ा, वापस से उसका ओरिजिनल शेप साइज डायमेंशन रिगेन करता है। थोड़ा और खींचा, छोड़ा, वापस से अपना ओरिजिनल शेप साइज डायमेंशन रिगेन करता है। थोड़ा और खींचा, छोड़ा, नहीं, फिर वो नहीं आता है। फिर वो आता है लेकिन पहले से थोड़ा बड़ा आता है, समझा? वो पहले से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, समझे? ये आपको समझना है। ये तुम्हारा, तुमने देखा रहेगा जो ये लैंडलाइन होते हैं ना, पुराने लैंडलाइंस वगैरह, जो उसकी जो वायर्स होते थे, पुराने लैंडलाइन के वायर्स, वो भी ऐसे होते थे, कॉइल 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 वायर रहते थे। गेटिंग इट? तुमने उठाया, बात किया, रखा, सलामत रहता था। उठाया, बात किया, रखा, सलामत ही रहेगा। उठा के तुम किचन विचन चले गए बात करते करते, फिर किचन से आए रखे, तो फिर तुम देखोगे कि वो जो वायर है वो पहले से अभी पहला ज्यादा लंबा हो चुका है। मतलब क्या? जितना उसका लिमिट था, जहां तक वो स्ट्रेस को बैलेंस कर सकता था रिस्टोरिंग स्ट्रेस के साथ में, यानी जहां पे तुम्हारा लगाया हुआ फोर्स आईआरएफ के साथ में है, ठीक है, तब तक वो स्ट्रेन के साथ बढ़ता है। जब तक स्ट्रेस बढ़ेगा तब तक स्ट्रेन बढ़ेगा। तुमने अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम पॉसिबल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर कर दिया तो फिर बाद में वो कंप्लीटली रीगेन नहीं होगा, समझा? तो ये लॉ का मतलब है। अब लॉ से जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, लॉ से जो हमको निष्कर्ष मिलता है, वो ये है कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये अपने को समझ में आया। बट जब जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है, तब तब इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे भी आएगा ना, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इक्वल टू के साथ में कांस्टेंट आया, ठीक है, देयर वुड बी अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन रहेगा। वो कांस्टेंट कौन है? तो भाई उस कांस्टेंट को हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? हम लोग उसको मॉड्यूलस कहते हैं। गेटिंग इट? तो मॉड्यूलस इज ऑलवेज रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, नाउ मॉड्यूलस का क्या ऐसा यूनिट रहेगा? ठीक है, मॉड्यूलस का ऐसा यूनिट क्या रहेगा रे? अभी स्ट्रेस थेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं है, तो जो स्ट्रेस का यूनिट था, जो स्ट्रेस का डायमेंशन है, वही मॉड्यूलस का भी डायमेंशन बन जाएगा। गेटिंग इट? तो यहाँ पे मॉड्यूलस का भी क्या है? यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब गाइस मेरा एक सवाल, अगर 3 प्रकार के स्ट्रेस थे, उसके साथ 3 प्रकार के स्ट्रेन थे, एंड मॉड्यूलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो है, तो कितने प्रकार के मॉड्यूलस हो सकते हैं गाइस? ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। तो फटाक से हुक्स लॉ नोट कर लीजिए। 2 मार्क के लिए अगर कंटेंट पूछा जाता है तो ये इतना एज इट इज मस्त सफा चक तरीके से लिख के रख देना। ओके, तो सबसे पहले ये पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद 3 टाइप का मॉड्यूलस देखेंगे एंड दैट्स इट। 3 प्रकार के स्ट्रेस, 3 प्रकार के स्ट्रेन। अब हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के मॉड्यूलस। सबसे पहला प्रकार का जो मॉड्यूलस है, the very first type of modulus we're going to study is called as Young's modulus. Getting it? We call it Young's modulus. We represent it with Y. Capital Y से हम उसको represent करते हैं। अब Young's modulus जो है, ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक में तुमको इसके हर एक के बहुत सारे नाम दिखेंगे, बट इतना सारा नाम याद रखने का नहीं, जो मेन नाम है उतना याद रखो। Young's modulus, पहला टाइप का मॉड्यूलस। तो Young's modulus is defined as longitudinal। अभी क्या, कोई भी हर मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, तो Young's modulus लेंथ का है, तो इट वुड बी longitudinal stress अपॉन longitudinal strain। ठीक है, ये जो मैं ऐसा कर देते हैं ना, ऐसा 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 मैं लिखते लिखते ऐसा कर देता है, ठीक है, मैं 12वीं पास है, मैं कर सकता है, तुम अभी तक नहीं हुए हो, समझा? तो तुम पूरा पूरा ही लिखना उधर, समझा? नहीं तो फुल जोश में आके
नहीं नहीं हमारे सर लिखते हैं, हम भी लिखेंगे ऐसे से। भाई साहब बोर्ड एग्जाम है, समझा क्या? कुछ रूल्स एंड कंडीशंस है, ओबे करना पड़ता है। हवे में मत करना कुछ भी हरकत ऐसे। चलो फॉर्मूला बताओ रे, व्हाट वाज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला उसका? F अपॉन ए। स्ट्रेन का फॉर्मूला स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, तो दिस वुड बी ए नीचे आएगा कैपिटल ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ एल अपॉन ए एल। ओके, तो ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का एक फॉर्मूला हो गया। अगर मैंने एफ का वैल्यू पुट किया mg, तो ये mgl अपॉन एरिया का वैल्यू अगर मैंने पुट किया पाई आर स्क्वायर एल। ओके समझा? तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन वही जो स्ट्रेस का था, सब सेम रहेगा, खाली यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला नया है तुम्हारे लिए। प्लीज नोट इट डाउन। तो ये पहला प्रकार का मॉडुलस था। दिस मॉडुलस वाज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। नाउ दिस इज लाइक क्वाइट क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द मॉडुलस व्हिच टेल्स अस अबाउट वॉल्यूम। ओके, so moving to the next modulus, which is known as bulk modulus. Bulk, we call it bulk modulus. Bulk modulus is represented by K. Now what is this thing? K is equals to, this is nothing but volume stress. This one is volume, अरे रे रे क्या हो गया? Volume stress upon volume strain. ये वॉल्यूम स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला था रे? डीपी था। वॉल्यूम स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला था? डीवी अपॉन वी। डीवी अपॉन वी, तो ये क्या हो जाएगा? वी डीपी अपॉन डीवी। समझा? क्लियर है? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला वी डीपी अपॉन डीवी। एंड गाइस एक रास की बात बताओ क्या पक्का? हाँ बोलोगे तो बताऊंगा पक्का। देख भाई बहुत मार्क्स मिल सकता है इससे, बहुत मार्क्स मिल सकता है, और खड़े खड़े सम भी सॉल्व हो सकता है भाई। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी तुम बोल रहे हो करके मैं बता रहा हूँ। ओके, तो द फॉर्मूला इज, द राज इज, if you take reciprocal of bulk modulus, अगर आप बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल लोगे तो आपको कंप्रेसिबिलिटी मिलेगा। गेटिंग इट? कंप्रेसिबिलिटी का स्पेलिंग आता है मेरे को, रुक रे। कंप्रेसिबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज दिस कंप्रेसिबिलिटी? एक पर्टिकुलर चीज को तुम कितना कंप्रेस कर सकते हो, ये तुम बल्क मॉडुलस का उल्टा लोगे ना, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि इसको मिनिमम टू मिनिमम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। So compressibility is like that. So compressibility is nothing but simply 1 upon K. If you know the value of K, take reciprocal of it, you would be getting bulk modulus for sure. समझ में आया? तो ये हो जाएगा VdP upon dV. याद रखना। जो तीसरा वाला मॉडुलस है गाइस, it is called modulus of rigidity, because वो शेप को डिफाइन करता है, राइट? Getting it? It is represented by eta. Eta. Greek alphabet. We call it eta. मराठी में वीटा रहता ना, वीटा, वैसे eta. So what is this modulus of rigidity? Modulus of rigidity is nothing but going to be shear stress upon shear strain. Shear stress upon shear strain. Now guys, shear stress का क्या फॉर्मूला था? It was Ft upon A. shear strain का क्या फॉर्मूला था? बहुत सारा फॉर्मूला था, उसमें से एक था x upon h। तो इसके अनुसार मेरा फॉर्मूला बनेगा Ft h upon A x। ओके,
तो ये एक फॉर्मूला बनेगा FTH अपॉन AX, एंड ऑल्सो विद दिस इफ आई राइट x by h की जगह पे अगर मैं कुछ लिखूं, दूसरा क्या फॉर्मूला था? x by h की जगह पे अगर लिखना रहता तो tan थीटा tan बीटा थीटा tan थीटा, ठीक है। तो ये मेरा FT अपॉन A tan थीटा होता था, और अगर थीटा छोटा रहेगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला? FT अपॉन A थीटा। समझा? तो ये कुछ ऐसे तुम्हारे चीजें हैं जो अपने को याद रखने हैं भाई साहब। ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, MCQ में दिखा, टिक, खत्म। समझा? एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला तो तुम्हारे सामने है, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन वही, इट्स सेम, इट्स L - 1 M1 T - 2। ओके, कूल इनफ, प्लीज नोट इट डाउन। गाइस मेरे को एक तुमको हुक्स लॉ में ग्राफ बनाया था कह रहे तुम लोग ने? हुक्स लॉ में ग्राफ नहीं था ना? ग्राफ, एक ग्राफ बना सकते हैं ना गाइस हम लोग। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इधर, गेटिंग इट? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं कि इधर मेरा स्ट्रेन है और इधर मेरा स्ट्रेस है, ठीक है। तुमको मैंने पहले ही बोला स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेस डिपेंडेंट है। स्ट्रेन आएगा तो ये आता है, तो द ग्राफ जो रहेगा ना, द ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आएगा? तो ये थोड़ा सा मेरे से रह गया था, सॉरी फॉर दैट। यू कैन प्लॉट अ ग्राफ फॉर हुक्स लॉ कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड अगर ये ग्राफ का तुम स्लोप लोगे, गेटिंग इट, द स्लोप वुड बी y by x, द स्लोप वुड बी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये ग्राफ का स्लोप बेसिकली तुम्हारा मॉड्यूलस को ही दर्शाएगा। इसका जो स्लोप है y by x होता है ना, तो y में कौन है? स्ट्रेस है, x में कौन है? स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड्यूलस। तो ये इसका स्लोप जो है मॉड्यूलस को ही दर्शाता है भाई। समझे? याद रखना ये सब चीज, कभी भूलना मत। चलो एक मस्त वाला स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका, पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। और अभी ये वाला लिख लो, काफी है इतना आज के लेक्चर के लिए।